अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले की बड़ी जानकारी से, महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। यूपी में आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जन भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे मंत्री शपथ लेंगे। राज्यपाल दिलाएंगी नए मंत्रियों को शपथ। पश्चिमी यूपी को बड़ा मौका मिल सकता है। कई जातीय समीकरण सरकार साधेगी। ब्राह्मण ओबीसी चेहरों की चर्चा तेज है। जाट गुर्जर नेताओं को जगह मिल सकती है। लखनऊ में सियासी हलचल चरम पर है और बहुत दिन से कयास लगाए भी जा रहे थे कि योगी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और जैसे दिल्ली से मोहर लगेगी उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कई बार देखा गया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे और गहनता से विचार किया गया। उसके बाद आज वो दिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। राज्यपाल दिलाएंगी नए मंत्रियों को शपथ, लेकिन आपको बता दें कि इस मंत्रिमंडल में किसको जगह मिल रही है, क्या आगे रहने वाला है, इसको देखेंगे कि दोपहर 3 बजे क्या खास रहेगा। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर की द्वई जुड़ रही हैं। तौकीर, आज मंत्रिमंडल का विस्तार और इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पर सियासी हलचल इस लिहाज से भी तय क्योंकि जातीय समीकरण को साधने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बहुप्रतीक्षित क्षण है क्योंकि लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और जो सहयोगी दल है खासकर भाजपा के साथ ही, चाहे वो अपना दल हो या संजय निषाद की पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर हो, उधर उनकी तरफ से भी बहुत प्रयास किए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनके और लोगों को जगह मिले। फिलहाल ये समीकरण बदलता नजर आ रहा है। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा और भाजपा के ही नेताओं को नए मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और इसके अलावा जो बागी विधायक हैं समाजवादी पार्टी से जो छोड़कर अनऑफिशियल जो भाजपा में शामिल हुए, उसमें से 2 चेहरे ऐसे हैं जिनको आज मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज पांडे जो विधायक थे रायबरेली से, और पूजा पाल जो चर्चाओं में आई थी मुख्यमंत्री की तारीफ करने के बाद, प्रयागराज से विधायक हैं, उन दोनों को लेकर चर्चा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्हें तय माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और इसके अलावा मनोज पांडे, मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ वो 2 नाम हैं जिनको लेकर चर्चा तेज है। देखिए यहाँ पर एक अलर्ट हुआ है राजभवन को लेकर, क्योंकि हम ठीक राजभवन के सामने खड़े हैं और राजभवन के गेट पर देखिए हलचल हो गई है। पुलिस ने अलर्ट कर दिया है, गाड़ियां रोक दी गई हैं दोनों तरफ और कुछ ना कुछ मूवमेंट है, यानी कि अंदर से राज्यपाल निकलने वाली हैं। वो कहां जाएंगी, किससे मिलेंगी, ये तो तय नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज राजभवन पर सुबह से लेकर और शाम के 4 बजे तक हलचल बनी रहेगी, क्योंकि 3 बजे का समय है जब ये मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाएगी और गवर्नर हाउस में ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पर फिलहाल जो गवर्नर से शायद मिलने आए थे, ये वो लोग अभी यहाँ पर मिलकर निकल रहे हैं। लेकिन ये आज गवर्नर हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर आज आपको सुबह से शाम तक हलचल नजर आएगी। और ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे जरूर होंगे जो चौंकाने वाले होंगे जी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण के हिसाब से, क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर ये माना जा रहा है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार काफी अहम हो जाता है और यहाँ पर उन चेहरों को जगह मिलेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात कर रही है। पीडीए फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकसभा के 2024 के चुनाव में जो डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगा है उसकी भरपाई के लिए यहाँ पर उन चेहरों को जगह मिलेगी जो इन्हीं समीकरणों को काट सकते हैं। और जो दलित और ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, ये माना जा रहा है कि अगर 6 मंत्री बनाए जाएंगे तो 4 इस वर्ग के इस नए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसके अलावा एक कयास और भी लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में इस बार विभागों का बंटवारा भी अलग अलग होगा। जिनके पास विभाग हैं उनसे कुछ विभाग छीने भी जा सकते हैं, कुछ को शांत भी किया जा सकता है, कई मंत्रिमंडल छीने भी जा सकते हैं। तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये पूरी धुरी है आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव के।
बिल्कुल तौकीर, देखा गया कि इस मंत्रिमंडल विस्तार पर पहली प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने दे दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पर युवाओं और महिलाओं का जिक्र होना चाहिए और क्या ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है योगी सरकार में, इसको लेकर किस तरह से आगे सरकार की रुख रहती है, किस तरह से मंत्रालय के यहाँ पर बंटवारा होगी और किस तरह से आगे का रूपरेखा तैयार किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने जिस तरह से पोस्ट किया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जब से ये महिला बिल लोकसभा में गिरा है, महिलाओं को राजनीति लेकर जो तेज हो गई है फिलहाल उत्तर प्रदेश में, खासकर क्योंकि चुनाव है कुछ समय बाद, यहाँ पर महिलाओं का जिक्र ज्यादा छिड़ गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जब एक पत्रकार ने पूछा कि जब पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार बनी तो वहां पर महिला किसी मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बनाया गया, तो नाराज भी हो गए थे। और अब क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार है, ऐसे में कितनी महिलाओं को जगह मिलेगी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए। लेकिन ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ही बागी विधायक पूजा पाल सिर्फ इकलौती महिला इस पूरे मंत्रिमंडल में हो सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिलहाल अभी महिलाओं को लेकर किसी नेता की चर्चा नहीं है, लेकिन जिन नेताओं की चर्चा है उसमें महेंद्र सिंह है, रामचंद्र प्रधान है और इसके अलावा जो पूर्व मंत्री रहे हैं 2017 से 2022 के बीच अशोक कटारिया, उनको लेकर चर्चा है। और ऐसे कई नाम हैं जो पहली बार चर्चा में आएंगे। कृष्णा पासवान है जो पहली बार चर्चा में आएंगे क्योंकि उनको शायद ये मौका मिलेगा कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो 2017 से 2022 की सरकार में, यानी कि भाजपा की पहली सरकार में वो मंत्री रहे हैं, उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में। तो आखिर इस मंत्रिमंडल से जाहिर तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति अख्तियार तो की जाएगी, लेकिन क्या पश्चिमी यूपी को भी साधने की कवायद है? और देखिए फिलहाल ऐसा कोई चेहरा बहुत चर्चित मंत्रिमंडल विस्तार में दिखता नहीं है जो पश्चिम यूपी से बिलोंग करता हो, क्योंकि ये सारी राजनीति इर्द गिर्द पूर्वांचल और अवध क्षेत्र जुड़ी हुई है। जो नेताओं के नाम चर्चा में है तो कोई उन्नाव का है, कोई उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाका का है। सिर्फ अशोक कटारिया को लेकर चर्चा है कि वो पश्चिम से आते हैं, गुर्जर समाज के नेता हैं, उनको लेकर चर्चा जरूर है कि उन्हें इस बार मौका मिल सकता है, क्योंकि 2027 से 2022 के बीच में वो परिवहन मंत्री रहे हैं। जब कोरोना का समय था उस समय मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश लाना, उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अशोक कटारिया के कंधों पे थी और उन्होंने बखूबी निभाया भी था। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि उसका इनाम उन्हें एक समय लंबे समय बाद मिल सकता है, क्योंकि चुनाव यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का वो लगभग मानिए कि अब तय हो चुका है। भले ही 2027 में वो चुनाव होना है, लेकिन ये मानकर चलना चाहिए कि 2 से 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज होने वाली है। और ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 3 से 4 महीने के अंदर अपने कई प्रत्याशियों को मैदान में उतार देगी, उनकी लिस्ट जारी कर देगी। यानी कि जैसे ही समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट जारी करेगी, उत्तर प्रदेश में पूरा राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा, लोग प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं तेज हो जाएंगी। तो फिलहाल समय कम है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव साफ नजर आने लगे हैं। बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसको मौका मिलेगा, क्या पश्चिमी यूपी के अलावा और भी कुछ यहाँ पर जो रणनीति है उस पर अख्तियार की जाएगी और क्या खास रहेगा, ये 3 बजे पता चलेगा, दोपहर 3 बजे, कि किस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हो पाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है और उन्होंने जमकर इस मंत्रिमंडल पर निशाना साधा है। महिलाओं को लेकर उन्होंने लिखा है कि दिल से पर्ची आ गई है क्या, सुना है यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। आगे लिखते हुए नजर आए हैं कि यूं कहें कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का कटाव छटाव हो रहा है। आगे लिखते हैं कि जिनका मंत्रिमंडल है उनसे भी तो कोई पूछ ले। अखिलेश यादव अपने एक्स पोस्ट में आगे लिखते हैं कि हमारी मांग है कि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। वैसे ये सवाल भी है, कुल बुला रहा है कि अगल बगल की जोड़ी का कुछ हला भला हो या फिर वो अगले बगले की झांकते रह जाएंगे या सिर्फ रील बनाते रह जाएंगे। अखिलेश यादव ने जमकर यहां पर एक्स पोस्ट के जरिए प्रहार किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार शाम लखनऊ स्थित जन भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को श्री लालचंद राम द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय ज्ञान परंपरा अवधारणा भेंट कर सम्मान व्यक्त किया है। ये तस्वीरें जब मुलाकात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल से जब मुलाकात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या न्योता दिया गया। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। गंगा एक्सप्रेसवे पार भीषण सड़क हादसा देखा गया। अनियंत्रित कैंटर डिवाइडर पर चढ़ गया है। कैंटर पलटने से 3 लोगों की मौत की सूचना है। 2 महिलाएं और मासूमों ने जान गंवा दी है। हादसे में 2 अन्य लोग घायल हैं। नींद आने से अनियंत्रित हुआ था कैंटर। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा ये देखा गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये देखिए, घटनास्थल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। कैंटर किस तरह से पलट गया है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। दुखद खबर, 2 लोग घायल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा देखा गया। हालांकि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती है और आनंद फानन में सबको यहां पर बचाने की कवायद शुरू कर दी गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमन त्यागी जुड़ रहे हैं। अमन, अब जिस तरह से ये घटनाक्रम देखा गया है, इसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, क्या जानकारी मिल रही है अभी? उसको देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि देर रात गंगा एक्सप्रेस पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कैंटर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा नींद के कारण हुआ। जो ड्राइवर है उसकी आंख जो है उसको नींद आ गई, तो उसके चलते जो है कैंटर जो है डिवाइडर पे चढ़ गया और उसके बाद जो है वो पलट गया, जिसमें 2 महिला सहित एक बच्ची की जो है दर्दनाक मौत हुई है और 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंच गई है, अधिकारी पहुंच गए थे और डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंचकर जो है घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया है और जो मृतक है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि जो कैंटर है वो बरेली से लुधियाना जा रहा था और जिसके बाद जो है ये हादसा हुआ है। जी अमन, ये घटना कब पेश आई है? जो 2 घायल लोग हैं उनको कहां पर इलाजरत किया गया है? हालात कैसी है अभी? देखिए, ये देर रात का मामला है और जो घायल है, जो कैंटर के नीचे जो दब गए थे, उनको जो है अस्पताल में भेज दिया गया है और सुनिश्चित इलाज की जो है अधिकारी बात कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमन त्यागी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि नींद आने की वजह से जो कैंटर थी वो अनियंत्रित हो गई। वहीं फर्रुखाबाद पहुंचे परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने के सपनों को पूरा करने का काम बीजेपी ने किया है। बंगाल में कमल खिलाकर पार्टी ने नया इतिहास रच दिया। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के चुनावी आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष लगातार हार से परेशान है। मैं मोदी जी के बधाई देता हूं, अमित शाह जी को बधाई देता हूं कि आज मोदी जी का रथ हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार होते हुए बंगाल में पहुंच गया और उस बंगाल की धरती पर कमल खिलाने का काम किए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि है। आज जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 2 सपने थे। एक सपना उनका ये था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो, माता वैष्णो देवी जाना और कहीं भी वहां परमिट की व्यवस्था न हो, जिसके लिए वो बलिदान हो गए मुखर्जी जी। आज धारा 370 को भी समाप्त करने का काम मोदी जी और अमित शाह जी ने किया। और दूसरा, उनकी धरती पर जहां से वो उन्होंने जन्म लिया, आज उस धरती पर कमल खिला करके आज उनकी आत्मा को आज प्रसन्नित करने का काम कोई किया तो मोदी जी और अमित शाह जी ने किया। आज वो स्वर्ग से मोदी जी और अमित शाह जी को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि जहां अतिताई सरकार जो हमारे संस्थापक के जन्मभूमि पर वहां कमल खिला ही नहीं, 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करा करके एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने का काम किया। आज उनको
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे होंगे मोदी जी और अमित शाह जी को कि देश को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, विश्वगुरु बनाइए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, आज राज्यपाल और सीएम फिल्म देखेंगे। लोक भवन में फिल्म कृष्णवतारम देखा जाएगा। पूरे मंत्रिमंडल के साथ ये फिल्म देखा जाएगा। सभी मंत्रियों को ये सूचना भेज दी गई है। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के फर्रुखाबाद पहुंचे परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान खराब वाटर कूलर और बड़ी संख्या में बंद पड़ी बसों को लेकर मंत्री ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। परिवहन निगम के अधिकारियों को फोन पर फटकार लगाई। मंत्री ने साफ कहा कि खटारा बसों को सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा और लापरवाही पर सीधे निलंबन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मंत्री दयाशंकर सिंह ने इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों का निरीक्षण करते हुए बताया कि प्रदेश में तेजी से इलेक्ट्रिक बस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। बसों के लोगों का वो था कि बस चलनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलनी चाहिए, जो हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ पर भी चलनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने निर्देश दिया है कि तत्काल वहाँ पर जो है चलाया जाए बस और दोबारा शिकायत का मौका न मिले। ठीक है, अच्छा है। और यहाँ से बसें इलेक्ट्रिक चलाई जाएंगी। अभी आगरा से जो हमारी बसें आती हैं उसको चार्ज की जाती है। अब यहाँ से भी बसें इलेक्ट्रिक चलाई जाएंगी के उस पर दोनों जगहों पर जो है बसें चलाई जाएंगी। तो आइए बुलेटिन में रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। देवरिया में डीएम ने शिक्षा व्यवस्था पर की है समीक्षा बैठक। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के दिए निर्देश, नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने पर दिया जोर। अलीगढ़ के मोहकमपुर गांव में बच्चे से अभद्रता के बाद मारपीट, विरोध करने पर दबंगों ने परिवार से की है मारपीट। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई है गुहार। अलीगढ़ में भूमि विवाद का बड़ा मामला आया सामने। खरीदे प्लॉट पर दबंगों के द्वारा अवैध कब्जे और धमकी देने का आरोप। पीड़ितों ने एसएसपी और डीएम से शिकायत की। फतेहपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने का भी आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने वाले भेज दिया। कानपुर देहात में लोटर और ऑटो की भीषण टक्कर हादसे में पिता और 6 साल की बेटी की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल, रेफर किया गया पुलिस हिरासत में चालक। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी है गोली, बदमाश घायल। बदमाशों से चोरी के तौर पर तमंचा, कारतूस जो थे वो किए गए बरामद। अलीगढ़ में फ्रूटी पीकर गर्भवती महिला समेत 6 लोगों को हुई फूड पॉइजनिंग। सभी लोगों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। दुकानदार पर एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बेचने का आरोप। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। बुलंदशहर की खूंजा में पार्क से अज्ञात से शव बरामद। संदिग्ध हालात में शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हापुड़ के डेरा गांव में महाराणा प्रताप जयंती के दौरान बवाल, पत्थरबाजी और घर गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना। 8 नामजद पर एफआईआर का हिरासत में लिए। फतेहपुर में 4 बच्चों की मां, पड़ोसी संग फरार। आहत पति ने पेट्रोल डालकर की आत्महत्या का प्रयास, वीडियो वायरल। संत कबीरनगर में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर जुटी भारी भीड़। पुलिस युवक को नीचे उतारने में जुटी। फतेहपुर में चुनौती को लेकर जो घटनाएं थी उसका हुआ खुलासा। महिला से पर्स और मोबाइल छीनने वाले 2 लुटेरे गिरफ्तार। अलीगढ़ में घरेलू गैस की कालाबाजारी का वीडियो बनाने पर पत्रकार से मारपीट। गैस रिफिलिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। फतेहपुर में अवैध संबंध के शक में विधवा महिला और युवक की पिटाई। युवक के परिजनों ने दोनों को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में स्पोर्ट्स मार्केट में पुलिस और एसडी कंपनी की छापेमारी। नकली क्रिकेट सामान बरामद। व्यापारियों में हड़कंप मचा। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।